किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से कार्यक्रम किसान वाणी में। अब किसान भाइयों और बहनों, अब बातें करते हैं सामूहिक कृषि चर्चा के विषय पर। और सामूहिक कृषि चर्चा का विषय है भूमि की जांच भी बेहद जरूरी। किसान भाइयों और बहनों, किसी भी फसल के लिए मिट्टी की जांच करना जरूरी है ताकि पोषक तत्वों की कमी का पता लगाया जा सके। यह हमें पता होना चाहिए कि मिट्टी में पर्याप्त पोषक तत्व है या नहीं, ताकि फसल की आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व डाले जा सकते हैं। मिट्टी का पीएच मान यदि पता रहता है तो इससे बहुत ही मदद मिलती है कि कौन से पोषक तत्व पौधों के लिए जरूरी है, और मिट्टी की उर्वरता के लिए पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखने में बहुत मदद मिलती है। यदि मिट्टी का पीएच 7 से ज्यादा है तो वह क्षारीय मिट्टी कहलाती है और उसमें आयरन, जिंक और मैंगनीज जैसे पोषक तत्व कम होते हैं। यदि मिट्टी का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय मिट्टी होती है, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैंगनीज जैसे पोषक तत्व कम होते हैं। किसान भाइयों और बहनों, अत्यधिक बारिश से मिट्टी के पोषक तत्व बह जाते हैं, जिसके कारण कैल्शियम और मैंगनीज जैसे क्षारीय पोषक तत्व कम हो जाते हैं, जिसमें मिट्टी अम्लीय हो जाती है। पराली या अन्य फसलें अवशेषों को जलाने से मिट्टी के आवश्यक पोषक तत्व खासकर मैंगनीज की कमी हो जाती है, और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक अनुचित उपयोग मिट्टी की उर्वरता को कम करते हैं। किसान भाइयों और बहनों, जैविक खाद का उपयोग करने से मिट्टी की भौतिक स्थिति और उर्वरता में सुधार होता है। मिट्टी का पीएच कम करने के लिए सल्फर मिलाया जा सकता है, जो कि पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। और किसान भाइयों और बहनों, मिट्टी की सेहत सही रखना बहुत ही जरूरी है, और उसके लिए जैविक खाद का उपयोग, नरवाई का सही प्रबंधन, रासायनिक का उपयोग कम करके हम मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं, उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों और बहनों, इस विषय पर चर्चा करने के बाद और लेते हैं एक और छोटा सा अंतराल। आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स बात घर की। आज का सवाल पूछा है हमारे ललित श्रीवास्तव जी ने। एक कंक्रीट कॉम्पैक्टिंग की प्रक्रिया के दौरान किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? चलिए इंजीनियर बाबू से जवाब जानते हैं। कंक्रीट बिछाने के बाद अगर उसकी कॉम्पैक्टिंग नहीं हुई तो कंक्रीट खोखला और कमजोर हो सकता है, जिससे बाद में इसमें दरारें आ सकती हैं। कॉम्पैक्टिंग की प्रक्रिया में कंक्रीट के अंदर से एयर बबल्स यानी कि हवा के बुलबुलों को निकाला जाता है, जिससे कंक्रीट घना बनता है और उसकी मजबूती और टिकाऊपन दोनों बढ़ते हैं। बात घर की। बड़े इरादों का घर है बनाना, तो बाबू रवि किशन से ये किस्सा सुन के जाना। अरे सुरेश, बड़े कंफ्यूजियाए दिख रहे हो। रवि भैया, पक्का घर बनवाए खातिर कौन सा सीमेंट चुने समझ ही नहीं आ रहा। अल्ट्राटेक और का भैया, अल्ट्राटेक ही क्यों? बाबू घर बना रहे हो, फिल्म का सेट नहीं, एक ही मौका मिलेगा। सही बोले भैया। इसीलिए चुनो सिर्फ अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो याद रहे, घर एक मौका है, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। किसान भाइयों बहनों, इस अंतराल के बाद अब सुनते हैं भेंट वार्ता डॉक्टर मेघा दुबे से चने की खेती पर। किसान भाइयों और बहनों, आज हम मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर मेघा मैम से, जो कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार में पदस्थ है। मेघा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी में। नमस्कार। नमस्कार मैम, आज हम बातें करेंगे जो अभी रबी की फसल के बारे में, कि किसान भाइयों को रबी की फसल बोने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन से बीजों का उपयोग करना चाहिए। अपने किसान भाइयों को इस विषय पर थोड़ा जानकारी दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे अभी रबी का मौसम शुरू हो चुका है, तो हमारे किसान भाइयों को गेहूं, चना, अलसी इन फसलों का चयन करना चाहिए बोने के लिए। हम सिर्फ अगर गेहूं की बोनी लगातार हर साल करते हैं, तो इस साल हमें चना और अलसी का चयन करना चाहिए, सरसों का चयन करना चाहिए, जिसमें आप चने में RVG 202, RVG 203 ये बहुत अच्छी किस्में हैं, इसका आप चयन करें बोने के लिए। और गेहूं की अगर हम बात करें
तो MP 1202 और MP आपका 3336 ये बहुत अच्छी किस्में हैं। पूसा तेजस और करण वंदना, इन किस्मों का आप चयन करें बोने के लिए, तो इससे आपको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा और आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं होगा। जब आप गेहूं की फसल की बोनी करें या चने की फसल की बोनी करें तो बीज उपचार के साथ साथ भूमि उपचार का भी एक बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे किसान भाई भूमि उपचार नहीं करते हैं तो कई तरह की भूमि से होने वाली बीमारियां उनकी फसलों में आती हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपका 1 एकड़ 2 एकड़ का खेत है तो आप केचुए की खाद में, गोबर की पकी हुई सड़ी खाद में ट्राइकोडर्मा कल्चर का उपयोग अवश्य करें। 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप ट्राइकोडर्मा कल्चर के साथ में भूमि उपचार करें। इससे फायदा ये होता है कि गेहूं में और चने में जो मिट्टी से होने वाली बीमारियां हैं वो हमारी फसलों में नहीं आती है और हमारी फसलें बहुत अच्छी उसमें ग्रोथ आती है। किस्मों के चयन के बाद हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि पोषक तत्वों का जो प्रबंधन है वो भी संतुलित मात्रा में नहीं करते। जैसे कि हमारी गेहूं की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जिंक इसका बहुत महत्व होता है। तो इन फसलों के बारे में हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि गेहूं की फसल में 120% नाइट्रोजन, फास्फोरस 60% और 40% पोटाश के साथ साथ आपका 25 kg पर हेक्टेयर जिंक सल्फेट का भी उपयोग हमारे किसान भाई अवश्य करें। और मिट्टी की जांच के आधार पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। सिर्फ यूरिया या सिर्फ DAP के द्वारा गेहूं की फसल को आप न लगाएं, जिससे कि आपकी फसल भी बहुत अच्छी हो और संतुलित मात्रा में पोषक तत्व यदि आप डालेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, लागत भी आपको बहुत कम लगेगी। तो मिट्टी की जांच के आधार पर पोषक तत्वों का प्रबंधन करें। चने की अगर हम बात करते हैं तो चने की फसल में 20-60-20-20 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर इन चारों तत्वों का बहुत अधिक महत्व है। तो चने की फसल में भी आप 20% नाइट्रोजन, 60% फास्फोरस और 20% पोटाश इसका आप उपयोग करें, जिससे आपकी चने की फसल में आपको अच्छा उत्पादन मिले। चने के बीज उपचार के लिए हम राइजोबियम, PSB, ट्राइकोडर्मा के साथ साथ जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे मॉलिब्डेनम है और बोरॉन और ट्राइकोडर्मा कल्चर जो लिक्विड मार्केट में आता है, इसका उपयोग आप बीज उपचार के लिए अवश्य करें। इससे फायदा ये होता है कि जब हम चने की फसल में राइजोबियम कल्चर के द्वारा बीज उपचार करते हैं तो चने की फसल में जो ग्रंथियां बनती हैं उसमें विकास होता है और उसमें जब अधिक ग्रंथियां बनती हैं तो चने में जो दाना है वो भी अच्छा होता है, वजनदार आता है और उसका पौधे का विकास भी बहुत अच्छा होता है। फास्फोरस और पोटाश तत्व का अगर हम संतुलित मात्रा में उपयोग करते हैं तो उसमें भी किसी भी प्रकार के कीड़े और बीमारियों का संक्रमण नहीं होता और हमारी चने की फसल बहुत अच्छी आती है। मॉलिब्डेनम और बोरान जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इससे जब हम बीज का उपचार करते हैं तो हमारी जो चने की फसल है इसमें दाने में चमक, दाने का वजन बहुत अच्छा आता है। तो मैं चाहूंगी कि मेरे किसान भाई इस वर्ष अपनी चने की फसल में राइजोबियम कल्चर का भी उपयोग करें, ट्राइकोडर्मा, PSB कल्चर के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों में मॉलिब्डेनम और बोरॉन का उपयोग करें। बीज उपचार करते समय चने के खेतों का आप भी सॉइल ट्रीटमेंट यानी भूमि उपचार भी ट्राइकोडर्मा कल्चर से अवश्य करें, जिससे कि आपकी चने की जो फसल है उसमें विल्ट की समस्या न आए। मैम, जैसे चने की खेती के बारे में हम बातें कर रहे हैं तो इसमें सिंचाई प्रबंधन की क्या व्यवस्था करनी चाहिए या कितनी सिंचाई में ये फसल तैयार हो जाती है? चने की फसल में यदि आप पलेवा करके आप चने की फसल लगा रहे हैं तो इसमें जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, पहली आप अगर पलेवा करके आपने खेत तैयार किया और उसके बाद आपने बोनी की है तो इसमें शाखाएं जब निकलती हैं उस समय में और फूल आने या फली जब हमारी घेंटी लगती है उस समय में ये दोनों अवस्थाओं पर सिंचाई करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये इसकी क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। चने की फसल में बार बार सिंचाई हमें नहीं करनी चाहिए। इसमें इन्हीं 2 अवस्थाओं पर यदि आप अच्छे से उसमें सिंचाई करते हैं पर्याप्त मात्रा में तो उसमें अतिरिक्त सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। मैम, अब सिंचाई की बातें तो हो गई, अब हमारे किसान भाइयों को कीट प्रबंधन कैसे करें इस विषय पर भी थोड़ी जानकारी दी। चने की फसल में कीट प्रबंधन के लिए हमारे किसान भाई जो पहले से तैयारियां करके रख सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे चने की जो हमारी इल्ली होती है उसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई T आकार की खूंटी और फेरोमोन ट्रैप
ये दोनों की व्यवस्था आप पहले से करके रखें। टी आकार की खूंटी आप चाहें तो लोहे की भी बना सकते हैं, लकड़ी की बना सकते हैं, और वो बना के आप अपने 1 एकड़ खेत में कम से कम 25 से 30 टी आकार की खूंटियां आप लगा दीजिए जब आपकी चने की फसल लगभग 20-25 दिन की हो जाए उसके बाद, ताकि इससे आपका बिना रसायन का जो कीट नियंत्रण है वो होता है। जब टी आकार की खूंटियों पे पक्षी बैठते हैं तो वो ये जो इल्लियां हमारी चने की फसल में आती हैं उनको नियंत्रित करते हैं। ये एक तरीके का हमारा जैविक नियंत्रण हो जाता है। दूसरा है हमारे चने की जो फसल है उसमें हम फेरोमोन ट्रैप लगाएं। फेरोमोन ट्रैप भी आप मार्केट से ले सकते हैं, आसानी से किसानों को उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरा, इसके लिए एक जैविक दवाई आती है बेवेरिया बेसियाना। तो ये जो बेवेरिया बेसियाना है ये हमारी चने की फसल में 30 दिन की अवस्था में और 45 दिन की अवस्था में 2 बार यदि हम इसका स्प्रे करते हैं 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, तो ये एक तरीके का जैविक नियंत्रण है जो हम चने के लिए, चने की इल्ली के नियंत्रण के लिए चने की फसल में कर सकते हैं। इन तीनों नियंत्रणों को करने के लिए हमें ज्यादा लागत भी नहीं लगती है, और कुछ में अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं करके भी आप अपनी चने की फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इनका आप प्रयोग करें। लाइट ट्रैप, अभी मार्केट में सोलर लाइट ट्रैप लगभग 1250 रुपए के सोलर लाइट ट्रैप उपलब्ध हैं, जिनकी जो गारंटी पीरियड है वो 5 साल का होता है। इसमें सोलर बैटरी लगी होती है। इसको आप अपने खेतों में लगा दीजिए, जिससे कि जो चने की तितली होती है ये रात के समय भ्रमण करती है, दिन के समय में ये दिखाई नहीं देती। तो जब ये रात के समय में भ्रमण करेगी उस समय में आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। लाइट ट्रैप में ये आकर्षित होती है और उसमें जो जाली होती है तो उसमें फंस के हम इन तितलियों की संख्या को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये जैविक नियंत्रण यदि आप अपनाते हैं तो आप चने की इल्ली को पहले शुरुआती अवस्था में ही कंट्रोल कर सकते हैं। मैम, ये तो हो गई चने की खेती के बारे में जानकारी। अब जैसे कि अभी खरीफ की फसल की कटाई हुई है, अब जैसे इसमें नरवाई भी निकलती है तो उसका प्रबंधन कैसे करें? नरवाही प्रबंधन के लिए एक दवा आती है जो जवाहर बायोडाइजेस्टर दवा होती है। जैसे ही आप खेत तैयार करने के लिए मशीन वगैरह चलाते हैं या पहले से ही कुछ फसल अवशेष आपकी खेतों की जमीनों में है, उन फसल अवशेषों को आप सड़ाने के लिए जब आप चने की फसल की अगर खेत तैयार कर रहे हैं तो आप पलेवा कर देते हैं, या गेहूं में भी आप पलेवा करने के बाद बतर आती है उसके बाद आप बोनी करते हैं। जिस समय में आप उसमें सिंचाई कर देते हैं उस समय में आप सिंचाई के पानी के साथ उसमें फसल अवशेषों के ऊपर बायोडाइजेस्टर नाम की दवा का आप स्प्रे करिए। ये जो बायोडाइजेस्टर दवा है ये फसल के अवशेषों को सड़ाने में, गलाने में मदद करती है, परंतु इसकी सिर्फ एक ही मापदंड होता है कि जिस समय में आप इसका स्प्रे फसल अवशेषों पर करें उस समय में आपके खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। उस समय में अगर आप इसका स्प्रे करें जब आपकी फसल बिल्कुल सूखी है, उसमें हल्का सा स्प्रिंकलर आप चलाकर उसमें फसल अवशेषों के ऊपर इस दवा का अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये फसल के अवशेषों को जल्दी से सड़ा देता है। लगभग 25 से 30 दिन के अंदर ये सड़ जाते हैं और आपकी फसल में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ा देता है। ये किसी भी प्रकार का कोई भी संक्रमण या कोई भी रोग नहीं फैलाता है। बायोडाइजेस्टर हमारी फसल अवशेषों को सड़ाता है, हमारे जो पौधे होते हैं उनमें ये किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करता है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी है। इस जानकारी से हमारे किसान भाई जरूर फायदा उठाएंगे। मैम, नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता डॉक्टर मेघा दुबे से चने की खेती पर, और इसी चर्चा के बाद अब बातें करते हैं श्रृंखला बातें खेती किसानी की। आज हम इसमें धनिया की खेती के बारे में बातें करेंगे। किसान भाइयों और बहनों, अक्टूबर और नवंबर धनिया की खेती के लिए सबसे अच्छा समय होता है। धनिया की खेती के लिए ठंड का मौसम बहुत अच्छा माना जाता है। धनिया की खेती के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान सही होता है। नवंबर माह में धनिया की खेती के लिए खेतों को अच्छी तरह तैयार करें। बीज को बोने से पहले धनिया के बीजों को 2 टुकड़ों में तोड़ ले या भिगो ले और कतारों में 20 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बोए। मिट्टी को गीली रखे और अच्छी जल निकासी रखे। बुआई से पहले हल्की सिंचाई करें। किसान भाइयों और बहनों, आप धनिया को मेड़ों पर भी लगा सकते हैं और इसकी खेती मेड़ों पर भी अच्छी की जा सकती है, और समतल जमीन पर भी क्यारियां और नालियां बनाकर भी इसकी खेती अच्छी तरह से करके हम लाभ कमा सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, इस चर्चा के श्रृंखला बातें खेती किसानी के बाद अब सुनते हैं ये लोकगीत।
मेला ले वो मेला ले वो हे नांजर से नांजर लगा ले वो लगा ले वो हे यादो से यादो मेला ले वो मेला ले अरे नांजर से नांजर लगा ले वो लगा ले वो हे यादो से यादो मेला ले वो मेला ले हे नांजर से नांजर लगा ले वो लगा ले वो यादो से यादो मेला ले वो हे यादो से यादो मेला ले वो मेला ले वो हे नांजर से नांजर लगा ले वो लगा ले वो अरे जर से मावा ये ला जाओ ये ला जाओ ये तो लगाओ मावा ये लगाओ ये लगाओ
किसान भाइयों, इस लोकगीत के बाद अब बातें करते हैं मौसम के हाल के बारे में। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीते कुछ दिनों में मौसम का हाल बिगड़ा हुआ है। मानसून की विदाई के बावजूद कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने आज यानी 4 और 5 नवंबर को भी कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई है। उसमें हमारा बैतूल जिला भी शामिल है। तो यह थी मौसम के बारे में जानकारी। और अब बातें करते हैं मंडी भाव के बारे में। सोयाबीन पीला न्यूनतम 3,500 रूपये रहा, उच्चतम 4,451 रूपये। चना न्यूनतम 4,675 रूपये प्रति क्विंटल, उच्चतम 5,000 और प्रचलित रहा 4,801 रूपये प्रति क्विंटल। मक्का 1,100 रूपये प्रति क्विंटल, उच्चतम 2,100 रूपये प्रति क्विंटल और प्रचलित 1,780 रूपये। गेहूं न्यूनतम 2,250 रूपये, उच्चतम 2,600 रूपये और प्रचलित 2,560 रूपये प्रति क्विंटल। सरसों 5,401 रूपये, उच्चतम 6,100 रूपये और प्रचलित 5,675 रूपये प्रति क्विंटल। तो ये थे आज के हमारे बाजार भाव। किसान भाइयों, कल दिनांक 5/11/2025 दिन बुधवार को छुट्टी के कारण मंडी बंद रहेंगी। और अब किसान भाइयों, अभी समय है तो हम बतला देते हैं कल के कार्यक्रम के बारे में। कल कार्यक्रम के साथ होंगे हमारे सहयोगी दिलीप देशमुख। और कल आज की बात का विषय है कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पर चर्चा। और कल सामयिक कृषि चर्चा का विषय है पशुओं को मुहर खुर रोगी और के टीके लगवाए। इस विषय पर होगी चर्चा। सुनवाएंगे भेंट वार्ता, होगी श्रृंखला बातें खेती किसानी की और सुनवाएंगे बाजार भाव, मौसम का हाल। और अब समय हो गया है किसान भाइयों आपसे विदा लेने का। आप हमेशा खुश रहे, अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए आपकी बहन सरिता शेषकर को अनुमति। जय राम जी की, जय जवान, जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।